नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक एपिक पोएम के बारे में जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक मॉन्यूमेंट है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जो कि हमारे 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री के लास्ट यूनिट है, यानी कि यूनिट 3। ये पोएम बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन पे बेस्ड है, जिसमें सैटन और उसके रेबल एंजल्स हेवन से गिरा दिए जाते हैं और इंसान यानी एडम एंड ईव का गार्डन ऑफ ईडन से निकलना होता है। एक तरीके से उन्हें वहाँ से निकाला दे दिया जाता है। जैसे राजा महाराजा अकबर के टाइम पे कहते हैं तखलिया, तो मतलब उन्हें निकाला दे दिया जाता है। जॉन मिल्टन ने ये पोएम 1667 में लिखी थी और ये एपिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, मतलब कि बिना किसी राइम स्कीम के। ठीक है, तो मतलब राइम स्कीम हर पोएम में हो ये ज़रूरी नहीं होता। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है पोएट किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा है, पर लेकिन बिना किसी राइम स्कीम में होने के बावजूद ये एक एक्सट्रीम पावरफुल लैंग्वेज के साथ लिखी गई पोएम है। स्टार्टिंग करते हैं अपनी ओपनिंग लाइन्स के साथ, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। तो यहाँ पर मैन के सबसे पहले डिसोबीडियंस की बात की जा रही है। किसके खिलाफ था ये डिसोबीडियंस? गॉड के खिलाफ था। और एक फ्रूट की बात की जा रही है, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और एक फॉरबिडन ट्री की बात की जा रही है, यानी कि एक फॉरबिडन ट्री से फ्रूट एक लेके खा लिया गया था। किसके द्वारा? एडम एंड ईव के द्वारा। ये थोड़ा सा एक बिब्लिकल रेफरेंस है, मतलब जो हमारी अर्थ की शुरुआत हुई थी वो एडम एंड ईव से हुई थी। कैसे हुई थी? एडम एंड ईव अर्थ के ऊपर रहते थे, ठीक है, एक गार्डन था, उसमें एक फॉरबिडन ट्री था। फॉरबिडन ट्री के ऊपर था फ्रूट ऑफ नॉलेज और उसको खाना बिल्कुल मना था। और वो एडम एंड ईव जैसे ही फ्रूट ऑफ नॉलेज खाते हैं उनके अंदर अवेकनमेंट आती है और उससे वहाँ से सफरिंग ह्यूमन लाइफ की शुरू हो जाती है। तो पोएम की शुरुआत होती है एक ट्रेडिशनल एपिक स्टाइल में, जैसा कि अभी हमने देखा, एक इन्वोकेशन टू द म्यूज़ यानी कि हेवनली स्पिरिट, जिसे मिल्टन कहते हैं यूरानिया। ये एक टाइप की एस्ट्रोलॉजी की देवी मानी जाती है, ग्रीक देवी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है आपका चांद सितारे, ये सब चीज़ें, नक्षत्र वगैरह जो आप देखते हैं। एस्ट्रोटॉक ऐप तो वैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही। यहाँ मिल्टन डिक्लेयर करता है कि उसका एम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी वो बताना चाहता है कि क्यों गॉड ने सैटन को गिराया और क्यों एडम और ईव को पनिश किया। ये एक रिलीजियस, पॉलिटिकल और फिलॉसफिकल जस्टिफिकेशन है गॉड की डिवाइन जस्टिस को समझने की। पोएम जंप करती है सैटन के पर्सपेक्टिव में, मतलब पार्ट 2 में पोएम एकदम से जंप कर जाती है सैटन के पर्सपेक्टिव में। उसे और उसके फॉलोअर्स को हेवन से निकाल दिया गया और अब वो बॉटमलेस में है, यानी कि हेल में है। तो सैटन को जैसे ही उसने गॉड के खिलाफ अपने कुछ एंजल्स को, वैसे सैटन भी पहले एक एंजल ही था, कुछ एंजल्स को लेके बगावत कर दी, तो उसे हेवन में जलाकर नीचे एक चमकते हुए तारे की तरह गिरा दिया गया और वो सीधा जाके हेल में गिरा। हिम द ऑलमाइटी पावर हर्डल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द एटर्नल स्काई। ठीक है, तो एक टूटते हुए तारे की तरह वो गिर गया। सैटन हेल में गिर चुका था, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो गिव अप नहीं करता है। यहाँ एक फेमस कोट आता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो यहाँ पर सैटन कहता है कि भाई अब मैं हेल पे राज करूँगा, बेटर देन सर्विंग इन हेवन। सैटन्स बिकम अ ट्रेजिक एपिक एंटी हीरो। यहाँ पर एक सबसे पहले एंटी हीरो को हमें देखने को मिलता है। उसमें डिटर्मिनेशन है, लीडरशिप है और प्राइड भी, लेकिन सब कुछ एक फ्लॉड गोल के लिए, तभी वो एक एंटी हीरो है और विलन है। पार्ट 3, सैटन और ब्लीज बब्स का एक डायलॉग होता है। सैटन का पहला इंटरेक्शन होता है ब्लीजी बब के साथ, उसका सेकंड इन कमांड। दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या वॉर वापसी लड़ी जा सकती है, जो कि उन्होंने गॉड के खिलाफ लड़ी थी। क्या वो गॉड के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? टू डू ऑट गॉड नेवर विल बी आर टास्क बट एवर टू डू इल आर सोल डिलाइट। ये सैटन का मिशन स्टेटमेंट बन जाता है। अब उसका पर्पस है चाओस, एविल और डिवाइन ऑर्डर का डिसरप्शन, ना कि गॉड को हराना। ठीक है, सैटन डिसाइड करता है कि वो छुप कर नहीं बैठेगा, वो हेल में एक पैलेस बनाएगा जिसका नाम है पेंडिमोनियम, ऑल डेमन्स का एक मैजेस्टिक मीटिंग हॉल। तो समझ रहे हो, ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। यहाँ सैटन अपने फॉलन एंजल्स की रैली करता है, उनमें कुछ फेमस माइथोलॉजिकल नेम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सब डेमन्स अब सैटन के अंडर कमांड में हैं। यहाँ पर एक एपिक वॉर काउंसिल होती है जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि रिवेंज कैसे लिया जाए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली बुक वन ये डिस्कस करती है कि सैटर्न की डिटर्मिनेशन को, उसके फॉल को, कैसे उसे हेवन से निकाला गया, कैसे उसने हेल में अपना एम्पायर एक खड़ा किया, और कैसे उसने एक अपना मिशन स्टेटमेंट बताया कि अब हमें सिर्फ चाओस, एविल और डिवाइन ऑर्डर का डिसरप्शन करना है, ना कि गॉड को हराना है। और उसने अपनी एक आर्मी तैयार की। थीम्स क्या हैं इस बुक में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? फ्री विल वर्सेस डिवाइन विल। मिल्टन एक्सप्लोर करते हैं कि क्या सैटर्न और मैन ने अपने एक्शंस कॉन्शियसली चूज़ किए थे या वो डिवाइन प्लान का हिस्सा थे। जैसा कि हम भी जानते हैं, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही फेमस लाइन है, होई वही जो राम रची राका। तो मतलब क्या वो डिवाइन विल उसमें थी, या फिर कुछ फ्री विल का एक्सपोजर उसमें था, या फिर वो गॉड के प्लान का ही एक हिस्सा थे। हीरोइज्म को रीडिफाइन किया गया इसमें। सैटर्न का कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है, वो हीरोइक भी लगता है और एविल भी। इसमें शेक्सपियरियन ट्रैजिक फ्लॉ जैसी डेप्थ है, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि वो हीरोइक भी लग रहा है और एविल भी लग रहा है। और मिल्टन इसका एक स्कोप छोड़ देते हैं रीडर्स के ऊपर कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो हीरोइक है या एविल है, अपने जजमेंट के हिसाब से। प्राइड एंड एम्बिशन, सैटर्न का डाउनफॉल उसके प्राइड की वजह से होता है। हुब्रिस जो क्लासिकल ट्रेजेडी का मेजर एलिमेंट है। क्रिएशन ऑफ एविल एज अ चॉइस, सैटर्न कहता है द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, यानी हम अपनी सोच से हेवन को हेल और हेल को हेवन बना सकते हैं। एविल एक चॉइस है, ठीक है, ना कि किसी के ऊपर थोपी गई चीज़। यानी कि आदमी अपनी सोच से सब कुछ बदल सकता है, वो चाहे तो हेल को हेवन बना सकता है और हेवन को हेल। द एपिक स्टाइल एंड लैंग्वेज, मिल्टन यूज़ करते हैं ग्रैंड सिमिलीज, क्लासिकल रेफरेंसेस और पावरफुल इमेजरी, जैसे सैटर्न का कंपैरिजन माउंट एटना से या फिर टी मॉन्स्टर से। मेटाफिजिकल एंड पॉलिटिकल लेयर को समझ लेते हैं। रिलीजियस लेयर क्या है इसमें? एक बिब्लिकल स्टोरी है, डिवाइन जस्टिस की बात की जा रही है, और थियोलॉजिकल मॉर्टैलिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एलिगरी हमें इसमें देखने को मिलती है। मिल्टन हिमसेल्फ एक प्योरिटन रिपब्लिकन थे, उन्होंने मोनार्की को अपोज किया और पोयम के ज़रिए ट्रायरनी वर्सेस लिबर्टी का थीम भी एक्सप्लोर किया। सैटर्न कुछ जगह एक रिवॉल्यूशनरी लीडर जैसा भी लगता है हमें, लेकिन अल्टीमेटली मिल्टन हमें दिखाते हैं कि वो रिवॉल्ट अगेंस्ट डिवाइन ऑर्डर्स जो हैं वो एक डिस्ट्रक्शन को लीड करते हैं और सफरिंग को लीड करते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पोयम लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसमें राइम कोई भी नहीं है, पर लेकिन एक रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर हमको देखने को मिलता है, जो कि एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल स्टाइल को दर्शाता है। क्लासिकल एपिक कन्वेंशन के स्टाइल को ये पोएम एक्सप्लोर करती है। इन्वोकेशन इन मीडियास रेस, लॉन्ग स्पीचेस, सुपर नेचुरल मकैनरी, एल्यूजन्स, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी प्लस बिब्लिकल नैरेटिव का एक ब्लेंड है ये हमारी पोएम। तो दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट का बुक वन एक एपिक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल ड्रामा है, जहाँ सैटर्न का प्राइड, रेबेलियन और एम्बिशन उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है। मिल्टन हमें एक मॉरल वार्निंग देते हैं कि फ्री विल पावरफुल है, लेकिन मिसयूज से वो डिस्ट्रक्शन ला सकती है। ये पोएम आज भी रेलेवेंट है, जब हम पावर, ईगो और डिवाइन जस्टिस के मीनिंग्स को अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं पाए हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ कि भाई आपको सैटर्न ट्रैजिक हीरो लगता है या फिर विलन। तब जल्दी मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि यहाँ 100% पे आपको मिलेगा अपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हर एक सोल्यूशन। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।